बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। हम आज के इस व्लॉग में जो अदालतों में मामलात जाएंगे उनको डिस्कस करेंगे। वसीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम रिपोर्टिंग करते हैं और एक अरसे से कर रहे हैं। अदालतों का एक स्पेसिफिक तरीकाकार है इन तमाम चीज़ों को डील करने का। 170 तरीके इंसाफ कह रही है कि उसके जो नशस्तें हैं वो कौमी असम्बली के उसके पास हैं। फॉर्म 45 उन लोगों के पास हैं। दूसरी जानब जो है वो मुस्लिम लीग नून की नशस्तें आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रही हैं और तरीके इंसाफ की 100 पे रुकी हुई हैं, जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल रिजल्ट्स हैं। अभी इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने चैलेंज कर दिया। सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, उनको स्टे मिल गया। फिर शुएब शाहीन साहब आए थे, उनके साथ पिछला व्लॉग हमने किया, उन्होंने चैलेंज कर दिया है। तैमूर झगड़ा साहब आए हुए हैं, कामरान बंगिश साहब आए हुए हैं। इन तमाम लोगों ने अपने हल्के में जो रिजल्ट हैं उनको चैलेंज कर दिया है। अब अदालतों में जब ये मामला जाएगा, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में इसकी समाअत होगी तो क्या होगा, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। जब ऐसे केसेस आते हैं, 2013 में भी ऐसे केसेस आए थे अदालत के सामने, 2018 में भी ऐसे केसेस आए थे, तो उनमें क्या फैसले हुए थे। वसीम मलिक साहब, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि फॉर्म 45 जो कि बुनियादी होता है, जिसका अदालत सबसे पहले सवाल करती है कि आपके पास फॉर्म 45 है, ये फॉर्म 45 तमाम पोलिंग एजेंट्स को मिलता है। और फिर अदालत देखती है कि इस फॉर्म 45 में क्या ये कच्ची पेंसिल से तो नहीं हुआ, कोई रद्दो बदल तो नहीं हुई हुई, इस फॉर्म 45 तमाम पोलिंग एजेंट्स के पास सेम है। और फिर उसको कंपेयर किया जाता है फॉर्म 47 से। फॉर्म 47 जब निकाला जाता है तो कैंडिडेट्स का वहाँ होना ज़रूरी है। अब हुआ ये कि तरीके इंसाफ के लोगों को बाहर किया, फॉर्म 47 निकाले हैं, वो इन्होंने दे दिए। अदालत जब ये मामला देखेगी तो दो चीज़ें बड़ी कंसिडरेशन में होंगी। वो ये होंगी कि फॉर्म 45 के मुताबिक ये रिजल्ट आ रहा है, फॉर्म 47 ये रिजल्ट दे रहा है। फिर अदालत दूसरा मामला देखेगी कि इलेक्शन डे वाले दिन क्या कुछ हुआ उस पोलिंग स्टेशन पे, वो जो मुतादिद पोलिंग स्टेशन से फिर आरओ ने क्यों नहीं इन्हें बिठाया, मुख्तलिफ वजूहात देखेगी। फिर बोकस वोट जो होते हैं, जो वोट ज़ाया हो जाते हैं, उनको भी देखा जाता है। आप क्या समझते हैं इन तमाम चीज़ों को देखकर कितने परसेंट सीट्स जो है तरीके इंसाफ को वापस मिलेंगी? क्योंकि आपको पता है कि ये राइट नाउ एक लंबा मामला है, तवील मामला है, अदालतों में ये जंग लगी रहती है, मीनवाइल हुकूमत बन जाती है। क्या आपका नुक्ता नज़र है इस हवाले से? देखिए, जैसे आपने भी कहा, आइनी और कानूनी एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत सारी नशिस्तें वापस मिलनी चाहिए। और 2013 और 2018 के इंतखाबी केसेस का आपने हवाला दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये असूल तय कर चुकी है कि जिन हलकों में मुस्तरदशुदा वोट जो हैं वो ज़्यादा होंगे जीत की मार्जिन से, वहाँ जो रीपोल है, सबसे पहले काउंटिंग भी दोबारा होगी और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो रीपोल भी दोबारा होगा। अब ये सारी आइनी और कानूनी बातें तो आपने बता दी, जो कि किताबों में लिखा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ, जब मुझे याद आता है 15 दिसंबर 2023 का दिन, जब मुझे याद आता है 3 जनवरी 2024 का दिन, और फिर जब मुझे याद आता है 13 जनवरी 2024 का दिन, तो अल्टीमेटली ये सारी अपीलें, आखिरी जो फोरम है, आखिरी जो रेमेडी है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। आपने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का एक फ़ैसला पढ़ा होगा, तफसीली फ़ैसला जो आया। उन्होंने अपने उस एक्ट की, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान वापस लिया, उसकी रीजनिंग उसमें कम लिखी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिफेंड ज़्यादा किया गया था। आपने उनकी मुतअद्दिद ऑब्जर्वेशन सुनी होंगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइनी इदारा है। एक आज़ाद इदारा है, आइनी इदारा है, हमें इसे मजबूत करना है, इसके फैसलों को वो इंडोर्स करते रहे हैं। एग्जैक्टली अब फॉर्म 45, फॉर्म 47 कहाँ से जारी किए गए? आरओज ने जब जारी किए, या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिजल्ट हतमी दिया, उसके बाद आप फिर मैं आपको 15 दिसंबर 2023 को लेके जाता हूं, जब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर अली नजवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर नियाजी की इस दरख्वास्त को मंजूर किया था कि जो आरओज हैं वो साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकते, वो आरओज जो ब्यूरोक्रेसी से लिए गए हैं। उस फैसले का हशर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 दिसंबर को क्या हुआ था? काजी फाइजीसा ने उड़ा के फेंका था। तो अब जब इन सारे मामलात को मैं गुज़श्ता चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की अदालत के फैसलों से, अदालत की ऑब्जर्वेशन से देखता हूँ, तो माजरत के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से माजरत के साथ, कि मुझे बिल्कुल 1% भी उम्मीद नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एक नशिस्त वापस मिलेगी। मुमकिन है कि मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका हूँ, और ये भी है कि अभी ये केसेस आने हैं, अदालत ने इसे मेरिट पे सुनना है, लेकिन मैं अपने गुज़श्ता एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपको कह रहा हूँ। वसीम, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा और तहरीक इंसाफ के केसेस का एक्सपीरियंस है और जिस तरह से ये मामला चल रहे हैं,
उसमें लग नहीं रहा ऐसा कि बहुत ज़्यादा कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन हमने ग्राउंड रियलिटी भी देखनी है। ग्राउंड रियलिटी इस टाइम ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर आम बंदे तक, यहाँ पे खड़े हुए रेडी वाले तक, वो इस टाइम ये कह रहा है कि यार आपने गलत किया है, धांधली की है, लोगों का मैंडेट है, उसका एहतराम करना चाहिए आपको, कि इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता, लोगों ने निकल के वोट दिया। तो ये प्रेशर एक मौजूद है। फिर बल्ले के फैसले से लेकर आपको पता लग गया कि जितनी भी इलेक्शन ट्रांसमिशन हुई है, इसमें एक बात की गई है, आपने इनसे निशान छीन कर इनको इंडिपेंडेंट बना दिया है। वहां पे उनकी बोलियां लगेंगी कि अभी भी इसहाक डार साहब का कल बयान आया कि हम इंडिपेंडेंट खरीद सकते हैं, हमसे राब्ते में है, आज उनको नाश्ते पे मदऊ कर लिया गया। तो यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक जो फैसला आया सिर्फ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पर, उसमें आपने करप्शन के लिए एक, आप ये कह सकते हैं ना, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया लोगों के, उनकी बोलियां लगे, वो अपनी पार्टी छोड़ के जाएं। यहाँ पे अवाम का मैंडेट, उन्होंने नाम पे वोट लिया हुआ इमरान खान के, लेकिन पैसे पकड़ के वो दूसरी पार्टी के साथ हो जाए। लेकिन इसके साथ भी दूसरा चेक इमरान खान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त रखा हुआ है कि जो इस तरह होता है उसकी सियासत फिर ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब ये है, कट इन शॉर्ट, कि एक प्रेशर ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है, और वो अवाम का प्रेशर है, वो मैंडेट चोरी का प्रेशर है। आप समझते हैं कि इसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस पर जितनी बैशिंग हो रही है कि आपने रिजल्ट लेट किया, यार क्या कर दिया है आपने। दूसरा जो है, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल अगर बनते हैं तो उसके बाद, तो ये कोई वर्कआउट करेगा, कोई कुछ ना कुछ, जैसे सलमान अकरम राजा बड़ा अच्छा केस लड़ना जानते हैं अपना, उन्होंने पहले, इससे पहले नतीजा अनाउंस होता, उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके जो उनको कानून ने दिया हुआ है वो वहाँ पे चैलेंज कर दिया, स्टे ले लिया। इस तमाम हालात में कोई आपको मस्बत चीज़ें नज़र आ रही है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जब थे ना, हमारे साफी दोस्त, जो कि बहुत हद तक बड़ी दुरुस्त बात भी करते थे कि जी अगर कोई मामला सियासी नौयत का आया है तो हम बेंच की साख देकर रेशो भी बता देते हैं कि जो फैसला आएगा वो इतनी अक्सरियत से आएगा। तो मैं आज अगेन वही बात कर रहा हूँ कि अगर ये मामले अल्टीमेट, इसकी जो फेट है वो डिसाइड करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ट्रिब्यूनल से हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट मामले आने हैं। और शायद आप मुझे अगेन बहुत ज़्यादा मायूस पाएंगे, या आप मुझे आप कहेंगे कि यार तुम बाइस्ड हो, लेकिन मैं अगेन अपनी खुलकर ये ओपिनियन का इजहार कर रहा हूँ, जो कि मेरा मुमकिन है मैं गलत हूँ, 100%, अल्लाह करे मैं गलत हूँगा। लेकिन अगर जो केस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बेंच में लगेगा, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमने देखा कि जो इंतखाबी अपीलें आई थी कागजात नामजदगी की, जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अदालत में लगी और फिर जो जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में लगी, आप मेजर ताहिर सादिक वाला फैसला पढ़ें, आप चौधरी परवेज इलाही वाला फैसला पढ़ें, जब वो दोनों फैसले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखे हैं, उन फैसलों को पढ़कर आपको ये बखूबी अंदाजा होता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के जो फैसले हैं, उनका जो बोझ है, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहते। और फिर जो दूसरी अहम बात कि आप बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक तो बात कर रहे हैं बार बार, मगर आरओ वैलिडेट किसने किए? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लगाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही के बेंच ने। और फिर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीखती रही, आलमी इदारे लिखते रहे, आपका मीडिया चीखता रहा, लेकिन उसका कोई प्रेशर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया। तो जब मैं माजी के इन हालात को देखता हूं तो आज भी मैं कहता हूं कि मुझे चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हाँ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाजरीन वो मायूस बिल्कुल ना हो। देखिए, आपने मैं उनको बता देता हूँ कि क्यों मायूस ना हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक कोर्ट है, उसमें केसेस जाएंगे तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो उनका हम हिस्ट्री देखते आ रहे हैं वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं दे रहे। लेकिन उसके साथ फिर जस्टिस मुनीब या जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस अतर मिनल्ला के पास केसेस आते हैं तो रिलीफ मिल भी सकता है। इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। एक तो जस्टिस मंसूर ने आज से 8 माह बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। इस हालात में, इन हालात में जब कि एक्सट्रीम पोलराइजेशन है, लोग बातें कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के प्रेशर हैं, जो कुछ किया जा रहा है लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़, आने वाला चीफ जस्टिस ये अफोर्ड नहीं करेगा कि आने से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा डाउट हो जाए या उसको एक मखसूस नज़र से लोग देखने लग जाएं। तो इस वजह से भी, वैसे आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में फैसले होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर करता है एक जज फैसला देते हुए। बहुत सारी दफ़ा आइन और कानून में टेक्निकल नुकात का सहारा लेकर रिलीफ दे दिया जाता है, लेकिन बहुत सारी दफ़ा नहीं भी दिया जाता। तो इन सारी चीज़ों के जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, वो एक प्रेशर भी होता है अवाम की जानिब से कि जो अदालतों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इन्हीं अदालतों ने जो डिसीजन थे इनके रिवर्स होते रहे। जो डिप्टी कमिश्नर था वो
एक एक को निकलते बाहर, एक केस में जमानत होती, दूसरे में एमपीओ के तहत दोबारा ऑर्डर जारी हो जाते। लोग एहतजाज किया, लोगों ने इस हद तक एहतजाज किया, फिर वो खामोश होकर इलेक्शन डे वाले दिन उसका हमें असर नजर आया। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल मायूसी की पिक्चर नहीं है, कहीं ना कहीं रिलीफ जरूर मिल जाएगा। मैं दूसरी बात कर रहा था। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो इंतखाबी मैदान में थी वो अमलन सी कैटेगरी की लीडरशिप थी, यानी वो सी टीम थी। उस सी टीम ने तमाम सियासी जमातों, पाकिस्तान के माजरत के साथ निज़ाम अदल, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, उन सबको शिकस्त दी है। उन सबको अपने वोट की उस कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से, उस हक के रायदही से शिकस्त दी है कि आज भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब 48 घंटे हो जाएंगे, तमाम रिजल्ट कंपाइल नहीं कर सका, तमाम रिजल्ट नहीं दे सका। उसकी बुनियादी वजह वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर पाकिस्तान की अवाम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से इन्हें इस कदर मुश्किल में डाल दिया है कि ये तमाम तरह एक्सरसाइज करने के बावजूद भी अब अपनी मर्जी के रिजल्ट नहीं दे पा रहे। तो ये उम्मीद की किरण है। ये जो हम अक्सर बात करते हैं, मेरा ये मानना है कि अगर हमने सिविलियन सुपरमेसी की बात करनी है, वो तो ना तो नवाज शरीफ साहब की तरह नारों से आएगी, ना आसिफ अली जरदारी साहब की तरह नारों से आएगी। वो बिलखसूस अब मैं ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि इमरान खान की तरह अमली इकदाम से आएगी। और फिर उससे भी बढ़कर कोई सियासी लीडर नहीं, पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस तरह जब अपना हक राय दही इस्तेमाल करेगी, बाहर निकलेगी, तो ये एक इलेक्शन की बात नहीं है, ये किसी के इक्तदार की बात नहीं है कि इमरान खान वजीर आजम बनता है या नहीं बनता। ये पाकिस्तानी अवाम के जो बच्चे हैं उनकी मुस्तकबिल की बात है। तो फिर ये जो रास्ता है ये कठिन ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। और मुझे ये अब कभी उम्मीद है, बल्कि ईमान की हद तक यकीन हो चुका है, ये इंतखाबात कवर करने के बाद, ग्राउंड पर रहने के बाद, हल्कों में देखने के बाद, अवाम से बात करने के बाद, कि शायद ये जो हमारे यहाँ बुत को तराशा जाता है और जो बुत तराश होते हैं, जो बादशाह गरी की रस्म अदा करते हैं, सनम कदे होते हैं, ये उनको नकेल डालने का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। और इंशाअल्लाह मैं इस हवाले से बड़ा पुरुमीद हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट का वक्त होगा। और नाजरीन देखिए, जितने भी डिसीजन लिए गए हैं इस तमाम वक्त के दौरान, हमने देखा कि आपने डंडे के जोर पे लोगों को काबू करने की कोशिश की। वो फॉर द टाइम बीइंग आपकी टैक्टिक्स बड़ी ज़बरदस्त रही, लोग डर गए, लोग नहीं निकले, लोगों ने जो है एक तरह से उसके हवाले से उस टाइम पे रेजिस्टेंस शो नहीं की, लेकिन वो सारा गुस्सा लोगों ने वोट की ताकत से निकाल दिया। अब आप उस वोट की ताकत को भी दबाने लगे। तो सर ये भी फॉर द टाइम बीइंग होगा, ये थोड़े अरसे के लिए होगा। आप हुकूमत बना लें, मुस्लिम लीग नून बनाए, पीपल्स पार्टी बनाए, लेकिन उसकी इखलाकी जवाब क्या होगा, कानूनी तौर पे वो कितनी मजबूत होगी, उसके फैसलों पर कितना इम्प्लीमेंटेशन होगी, जो मईशत के हालात हैं वो लोग उसको मानेंगे या नहीं। आप आज हुकूमत बनाकर कल फैसला पेट्रोल बढ़ाने का करते हैं, यहाँ पे रोड्स पे लोग ना जमा हुए, आप मुझे कहिएगा। आज आप फैसला हुकूमत बनाते हैं, मखलूत हुकूमत, चूचू का मुरब्बा बना देते हैं, उसके बाद कल गैस के रेट्स बढ़ा देते हैं। आज आप मखलूत हुकूमत बनाते हैं, कल आपको बिजली के रेट्स IMF कहता है कि बढ़ाएं वरना हम आपको लोन नहीं देंगे। तो कहाँ जाएंगे सर? आप अपने डंडे के जोर पे बनाएं, ठीक है, हम अभी तक सहते आ रहे हैं, लोग भी सह रहे हैं, सह लेंगे। और लेकिन ये फॉर द टाइम बीइंग होगा। आपको लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें ये एक रीजनेबल फैसले करने होंगे, सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, लोगों को समझ और शऊर आ गया।